अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ MGT 502 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का लेक्चर नंबर 16 जो है वो शेयर करूँगी। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो एसएस रिव्यू पार्ट है। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर नंबर 1 से लेकर 15 तक पढ़े हैं वो 16 लेक्चर के अंदर रिव्यू किया जाएगा, यानी कि इम्पोर्टेंट जो भी स्लाइड्स। तो स्टार्टिंग से शुरू होगा। जब आपको पता है लेक्चर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल OB स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल है, जिसमें सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल, देन ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल, मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद पार्ट नंबर 1 में है द इंडिविजुअल लेवल। क्या है, जो इंडिविजुअल्स है उसकी एबिलिटीज़ को, उसकी लर्निंग के बारे में जानना, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, एटीट्यूड क्या है और जॉब सेटिस्फेक्शन उस किससे वो जॉब सेटिस्फेक्शन से मिलती है, पर्सनैलिटी उसकी क्या है, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था पर्सनैलिटी के बारे में, इमोशंस उसकी क्या हो सकती हैं, परसेप्शंस, अज्यूम क्या करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी इन्वायरमेंट, किसी इवेंट को लेके, एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग उसकी क्या है, बेसिक मोटिवेशन कॉन्सेप्ट इसके कौन से हो सकते हैं, किन चीज़ों से वो मोटिवेट होगा। और नेक्स्ट है मोटिवेशंस एंड इट्स एप्लीकेशन, और मोटिवेशन और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि मॉसले की थ्योरी के बारे में पढ़ा था नेक्स्ट और भी। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में ग्रुप लेवल की बात की जा रही है, फाउंडेशंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर, मतलब ग्रुप में लोग काम करेंगे तो वो कैसे वर्किंग करेंगे, ग्रुप एंड टीम वर्क में कैसे किसी गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, टास्क को कैसे परफॉर्म करेंगे। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस है, कम्युनिकेशन के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, बेसिक अप्रोच टू लीडरशिप, और जो लीडरशिप की बेसिक अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होती है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन लीडरशिप के अंदर कौन से कंटेम्प्रेरी इश्यूज आते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पावर एंड पॉलिटिक्स है कि पावर और पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स और पावर अथॉरिटी क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएट में हमने क्या किया था वो भी पीछे हमने पढ़ा हुआ है, लेक्चर नंबर आई थिंक 7 था 6 था। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखा जाएगा उसमें कि उसकी कौन सी हायरार्की टाइप का रेशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है और उनके रोल भी डिफरेंट होते हैं। वर्क डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क को कैसे स्ट्रक्चर कर रही होती है और उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। HR पॉलिसीज़, मूवमेंट रिसोर्स पॉलिसीज़ होती हैं और प्रैक्टिस कैसे करती है हर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन से अलग होता है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होगा ये भी वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से चैलेंजिंग चेंज करने पड़ते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, ये सब इसके बारे में हमने पढ़ा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रुप डायनेमिक इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। जब हमने किसी भी एक फर्द है उसको हमने उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और उसको ग्रुप के अंदर कैसे वो वर्किंग करेगा और उसकी ताकि आउटपुट ज़्यादा हाई हो, तो उसको हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटिंग करना होता है। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होती है। फोर्सेस रीशेप्स द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, कहते हैं कि फोर्सेस कैसे मैनेजमेंट के सिस्टम को रीशेप करते हैं, मतलब चेंज कर देती है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है, मतलब हर डिवर्सिटी आ जाती है, किस तरह चेंज कर रही है। पावर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होती है जिसके अंदर कल्चर डिवर्सिटी होती है। आई मीन ये कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंट होता है, तो इस वजह से इसके बाद रैपिड चेंज बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा होता है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही होती है, तो इसलिए फिर वर्क की जो डिज़ाइनिंग होती है उसको भी चेंज करना पड़ता है। इसके बाद एम्प्लॉयर्स होते हैं, न्यू साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये पूरी ग्लोबलाइजेशन की तो बात की जा रही है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात की जा रही है, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर्स एंड ग्रुप डायनेमिक इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ग्रुप में उनको ऐड करना ताकि वो वर्किंग अच्छी कर सके। और ह्यूमन के बिहेवियर कम्युनिकेशन उसने करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, वेरिएबल्स ऑर्गेनाइजेशन के वेरिएबल्स में वर्क डिज़ाइन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल
डिज़ाइन होता है, जो होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, इन सबको अंडरस्टैंड करना होता है। इसके बाद है बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ बोथ द पर्सन एंड द इन्वायरमेंट बी इज इक्वल पी। तो इन्वायरमेंट और जो पर्सन है दोनों इफेक्ट कर रहे होते हैं पर्सन के बिहेवियर को। वाई डू वी स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी क्यों करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है कहते हैं टू लर्न अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ टू डील विद अदर्स, कहते हैं कि खुद के बारे में अंडरस्टैंड करनी होती है जब आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में, ताकि आप दूसरों के साथ डील कर सकें। यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नाउ एंड विल कंटिन्यू टू बी द पार्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकते हैं और अगर आप उसका रिज़ाइन कर देते हैं तो देन आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। Organizations are increasingly accepting individual to be able to work in team at least some of the time, कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मतलब वो एक्सेप्ट कर रही होती है कि इंडिविजुअल से कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम के अंदर एटलीस्ट अच्छी तरह परफॉर्मेंस कर सके, कोई टास्क को कंप्लीट कर सके। सम ऑफ यू में वांट टू बी मैनेजर और एंटरप्रेन्योर, कहते हैं कि कुछ मैनेजर और एंटरप्रेन्योर भी ये चाहते होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और रिसर्च है जिसमें हमने अंडरस्टैंड करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की कौन कौन सी इवेंट है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के जो इन्फ्लुएंस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं, और प्रेडिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट को भी आपने प्रेडिक्ट करना होता है। नेक्स्ट ये है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और भी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑफ एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं कि सिस्टमेटिक वे है कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहेव के अंदर कैसे लोगों ने बिहेव करना होता है। इस तरह जैसे ये सब डर के बच्चे जा रहे हैं तो इस तरह आपने वहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। इसके बाद है व्हाट मैनेजर डू, अब मैनेजर क्या जाता है वहाँ पे गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स पीपल, वो चाह रहा होता है कि जो वर्कर जो एम्प्लॉयज़ के अंडर काम कर रहे हैं वो उनसे जो भी टास्क हैं वो फुलफिल करवा सके। मेक डिसीजंस, मैनेजर डिसीजन करता है, एलोकेट रिसोर्सेज और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, इंट्रैक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स टू अटेन गोल्स, और जो एक्टिविटीज़ उन्होंने परफॉर्म करनी होती है ताकि वो गोल को अचीव कर सकें, उन्हीं की टास्क परफॉर्म करनी होती है वर्कर से। डू देयर वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना होता है। आगे है व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है क्या। नेक्स्ट है व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक सोशल एंटिटी है, गोल ओरिएंटेड है, डेलिब्रेटली स्ट्रक्चर्ड है, लिंक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज में भी अक्सर आ जाते हैं। इसके बाद है चैलेंजेस फॉर टूडे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मतलब आज के दिन में ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर है, मतलब हर कल्चर वेरी टू वेरी होता है, मतलब डिफरेंट होता है दूसरे से। हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी हो और कॉस्ट कम हो। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, रैपिड पेस ऑफ चेंज है, बहुत तेज़ी से चेंजिंग आ रही है, तो ये सब चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन को सामना करना पड़ रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हम एक ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पर हमें टास्क को ऑन द टाइम फुलफिल करवाना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस फ्रेमवर्क है जिसमें हेरिडिटी उसके ऊपर फोर्स कर रही होती है, उसके इन्वायरमेंट की, उसकी एबिलिटी और स्किल्स उसी के ऊपर वर्क कर रही होती है, उसकी वैल्यूज़ होती हैं। वर्क रिलेटेड एटीट्यूड क्या हो सकता है, वर्क रिलेटेड बिहेवियर क्या हो सकता है। वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल बिहेवियर, कहते हैं कि वेरिएबल्स किस तरह से इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक पर्सन होता है, उसकी स्किल्स एंड एबिलिटी होती है, उसकी पर्सनैलिटी, परसेप्शन, अज्यूम करना चीज़ों के बारे में, एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स। और इसके बाद इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क ग्रुप है, जॉब है, पर्सनल लाइफ है उसकी, मतलब वो भी अगर तो ऑर्गेनाइजेशन का भी वर्क ग्रुप बहुत अच्छा है, वो जॉब से सेटिस्फेक्शन होगा, घर में भी उसके कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो लाइफ उसकी बहुत अच्छी होगी। बिहेवियर एज सच क्या होता है, बी इज इक्वल एफ इंटू पी और ई, और ये इस तरह से आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि बिहेवियर के लिए कौन सा फार्मूला होता है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्क रिलेटेड बिहेवियर क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिलेटेड वर्क बिहेवियर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, एक्सपेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप होती है उसके पास ऑलरेडी, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा होता है। परफॉर्मिंग रिक्वायर्ड टास्क, जो भी टास्क उसको दी जा रही होती है उसको परफॉर्म करना होता है। रिमेनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना होता है। मेंटेनिंग वर्क विद अटेंडर्स, मतलब वर्क ऑन द टाइम करना होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वाई डू वी केयर, मतलब मोटिवेशन, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज तीनों मिलके परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। द पर्सन जॉब फिट, तो पर्सन किस तरह जॉब के ऊपर फिट हो सकते हैं। द एक्सटेंट टू विच द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल मैचेस द इंड्यूसमेंट ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, मीन के उसको चेक किया जाता है जब इंटरव्यू वगैरह लिया जा रहा है कि वो ये जॉब कर भी सकता है कि नहीं। इस तरह से उससे क्वेश्चन वगैरह इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं, फिर वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसकी एबिलिटी और स्किल। नेक्स्ट है एबिलिटी है काबिलियत, उसके बारे में बात की जा रही है। मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी टू परफॉर्म वेरियस टास्क, मेनली है कि उसकी मेंटल जहनी और फिजिकली जो कैपेसिटी है वो किस तरह से काम को परफॉर्म कर सकती है। कुछ लोग बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और कुछ लोग फिजिकली तौर पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में भी वही कैपेबिलिटी आ जाती है मेंटल। जहाँ तक जितनी भी स्लाइड्स आपको इस लेक्चर में शो कराई जा रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेटर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें है कैपेसिटी टू डू मेंटल एक्टिविटीज़, मतलब वो कैपेसिटी जो आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म कर सकती है। इसके बाद लर्निंग है। लर्निंग में इंसान पैदा होने के बाद से लेके मरने तक सीखते ही रहता है। A relative permanent change in the behavior occurring as a result experience। लर्न मीन के जब आप सीखते हैं तो आपके बिहेवियर में चेंजिंग आता रहता है और आप अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं। सपोज अगर कोई छोटा सा बच्चा है, वो आपके पास जाता है, उसका हाथ चल जाता है, तो नेक्स्ट टाइम वो उसी तजुर्बा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम वो कभी भी आपके पास नहीं जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग थ्योरीज में हमने सोशल लर्निंग पढ़ी, क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी है। वैल्यूज़ है आगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। वैल्यूज़ इकतार होते हैं, इसमें क्या क्या आता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, इसमें बिहेवियर होता है, मोटिवेशंस होती है, परसेप्शंस होती है और एटीट्यूड होता है। ये सब मिलके वैल्यूज़ आपके बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूज़, एथिक्स एंड एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलीजन्स बेस्ड जो लोग होते हैं, वैल्यू सिस्टम, एथिक्स एंड एथिकल बिहेवियर है। वैल्यू सिस्टम्स में होता है systems of beliefs that affect what the individual defines and right, goods and fair, मतलब सिस्टम में ये बताना होता है क्या राइट है, क्या अच्छा है और क्या ये बैलेंस में है, सबके साथ इंसाफ हो रहा है। एथिक्स में रिफ्लेक्ट द वे वैल्यूज़ आर एक्टेड आउट, मतलब एथिक्स के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ होती है चीज़ों के बारे में, हर एक डिफरेंट मजहब से बिलोंग करता है, तो इस तरह कल्चर टू कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एथिक्स होती है वो डिफरेंट होती है। एथिकल बिहेवियर है एक्शन कंसिस्टेंट विद द वंस वैल्यू, मतलब जो एक पर्सन वैल्यू रखता होगा, जिस भी मज़हब से बिलोंग रखता होगा, वैसे ही उसकी एथिक्स होंगे और वैसे ही वो बिहेव करेगा। इसके बाद है वैल्यूज़, लॉयल्टी एंड एथिकल बिहेवियर है। एथिकल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ लीडर्स का, एथिकल वैल्यूज़ क्या होती है और कैसे बिहेव कर सकते हैं। एथिकल क्लाइमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो अगर तो लीडर का एथिकल वैल्यूज़ होंगी तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक एथिकल क्लाइमेट होगा जो कि बहुत अच्छा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबके साथ इक्वलिटी बेस पे डील किया जा रहा होगा। इसके बाद वर्क की वैल्यू क्या होती है, अचीवमेंट करना होता है उसको, कोई भी कैरियर है, कोई एडवांसमेंट, कोई भी चेंजिंग आ रही है। कंसर्न फॉर अदर्स, कंपनसेट बिहेवियर होता है। होनेस्टी एंड प्रोविजंस ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस, यूनिवर्सिटी में मीन कि आपने ईमानदारी के साथ जो भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट शेयर करनी है उसमें कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए। फेयरनेस है, इम्पार्शलिटी भी कहते हैं इसे। फेयरनेस मीन कि इंसाफ से बिहेव करना है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद वैल्यूज़ अक्रॉस कल्चर टू कल्चर डिफरेंट होती है, जैसे पावर डिस्टेंस भी होता है, इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव्स उनके ऊपर भी वर्क कर रही होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है कि वो किस तरह अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होती है, हर एक की क्वालिटी अलग होती है। एंड सैनिटरी
अनसर्टनिटी अवॉइडनेस, मतलब अनसर्टनिटी से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स भी होती हैं कुछ टास्क जो उन्हें परफॉर्म करनी होती है। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स हैं जिसमें कॉग्निटिव है, जिसमें थिंकिंग की जाती है, इफेक्टिव है, फीलिंग होती है, बिहेवियर में डूइंग हमने कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है, मतलब एक्शन परफॉर्म करना होता है। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स हैं, जॉब की सेटिस्फेक्शन, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जॉब की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जॉब की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट होनी चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट है एटीट्यूड एसोसिएटेड विद जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए। वर्क इटसेल्फ होना चाहिए, कोवर्कर्स होते हैं, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जॉब की सिक्योरिटी होगी, सुपरविजन होगी और वर्क की कंडीशन होगी, मतलब अच्छी होगी, तो वो सब क्या होंगे, जॉब की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट है बैरियर्स टू चेंज एटीट्यूड्स, किस कौन सी हडल्स होती हैं जो आपके एटीट्यूड को चेंज कर सकती है। पीरियड की कमिटमेंट्स होती हैं, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन कम है तो वो भी आपके बिहेवियर को जो है वो चेंज कर देगी। पर्सनैलिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीन हाउ पीपल इफेक्ट अदर्स, किस तरह लोग दूसरों से इफेक्ट हो रहे होते हैं। एंड हाउ अंडरस्टैंड एंड व्यू देमसेल्फ, और किस तरह से उनके अंडरस्टैंड करते हैं और उनसे व्यू ले रहे होते हैं। एज वेल एज देयर पैटर्न ऑफ इनर एंड आउटर मेजरेबल ट्रेड्स, जो उनकी इनर होती है जो आउटर में सामने नज़र आ रही होती है, उनकी पर्सनैलिटी से किस तरह से इफेक्ट हो रहे थे। पर्सन होता है सिचुएशन और उसका इंट्रैक्शन करना होता है किसी के साथ। इसके बाद है बहुत पर्सनैलिटी एटीट्यूड एंड कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस। द डिफरेंस इन द पर्सनैलिटी यूजली इज थॉट ऑफ एज द होल पर्सन के बारे में उन लोगों ने थिंकिंग करनी होती है। वाइल एटीट्यूड मेक अप द पर्सनैलिटी, इस तरह से वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी बन जाती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर किस तरह से फोर्सेस अफेक्ट कर रही होती हैं। पिछले वाले लेक्चर में तो आप इसको चेक कर सकते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, पर्सनैलिटी वेरिएबल दैट इफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर, मतलब पर्सनैलिटी कौन सा वेरिएबल है जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ब्रीफ्स होते हैं जो एक पर्सन के बिहेवियर को, पर्सनैलिटी के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद बिकॉज पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट द पैरामीटर पीपल्स बिहेवियर दैट दे गिव अस द फ्रेमवर्क फॉर प्रेडिक्टिंग बिहेवियर, मतलब कहते हैं कि पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक को पैरामीटर अगर किया जाए, उसको जज किया जाए तो उनके बिहेवियर की प्रेडिक्शन मिल जाती है। ये ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी टाइप है, जैसे कि रियलिस्टिक होती है, इन्वेस्टिगेट, कन्वेंशनल, इंटरप्राइजिंग, सोशल एंड आर्टिस्टिक, मतलब सबको इंटरव्यू के दरमियान में हमें जो भी पर्सन चाहिए होता है, अगर सोशल चाहिए है तो फिर वो सोशल के लिए उसको चूज़ कर रहे होते हैं, तब इंटरव्यू से ज़्यादा समझ आ जाती है। इमोशंस एंड मूड्स क्या होते हैं, ये इनको अगर आप इस स्लाइड को ऑलरेडी आपने देखा होगा, इनको अगर देखा जाए तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये न्यूट्रल है और ये सरप्राइज, ये स्माइलिंग है, ये फियर में है, ये सैड है और ये एग्रेसिव है। इस तरह से अगर कोई हो तो आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है। इमोशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है। फेल्ड इमोशंस होते हैं जो फील कर रहे होते हैं। इमोशनल लेबर्स होते हैं जो आप लोगों ने जहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं वहाँ वाले शो करवाने, स्माइली फेस रखना, डिस्प्ले इमोशन जिसे कहते हैं। तो ये इमोशंस की टाइप होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ये इंडिविजुअल्स आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था, प्रिसेप्शन में हमने देखा था कि ये एक ही मतलब तस्वीरों में ये छोटे बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इनका जो साइज़ है वो इक्वल है। आगे व्हाट इज़ परसेप्शन क्या होती है, इंडिविजुअल्स ने जो भी अज्यूम करना होता है किसी भी अपने इन्वायरमेंट में, किसी इवेंट या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो उसकी परसेप्शन होती है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सन इसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है। बिकॉज पीपल बिहेव इन बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन ऑफ व्हाट रियलिटी इज नॉट ऑन द रियलिटी इटसेल्फ, मतलब उन्होंने पता नहीं होता कि रियलिटी ऐसा क्या है, लेकिन फिर भी वो अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे थे। द वर्ड दैट इज़ परसाइव्ड इज़ द वर्ड दैट इज़ बिहेवियरली इम्पॉर्टेंट, तो उनका बिहेव भी इम्पॉर्टेंट होता है। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फैक्टर इन द रिसीवर्स का एटीट्यूड, मोटिव्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशंस। फैक्टर इन द सिचुएशन, टाइम, वर्क सेटिंग और सोशल सेटिंग, ये सब
इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद परसेप्शन है जिसमें नोवेलिटी है, मोशंस है, साउंड, साइज, बैकग्राउंड, मिक्सटी, मतलब इन चीज़ों को जिसको साउंड वगैरह को आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो वो क्या होती हैं, सारी चीज़ें आपके ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट है सोशल परसेप्शन। क्या होती है कि द प्रोसेस थ्रू व्हिच इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू कंबाइन इंटीग्रेट एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर, दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना एक इंडिविजुअल की कोशिश होती है, वो सोशल परसेप्शंस होती हैं। पर्सन परसेप्शन मेकिंग जजमेंट अबाउट अदर, मतलब एक पर्सन का दूसरों के बारे में जजमेंट करने का तरीका परसेप्शन ही होता है। एट्रीब्यूशंस होती है द प्रोसेस थ्रू व्हिच इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ अदर बिहेवियर। एट्रीब्यूशन में ये होता है कि एक इंडिविजुअल ने कोशिश करनी होती है कि वो दूसरे के बिहेवियर को जज कर सके। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स भी आ जाते हैं, द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट अदर्स एक्शन टू इंटरनल कॉजेज देयर ट्रेड्स, कहते हैं कि इंटरनल कॉजेज की वजह से भी हो सकती है, वाइल लार्जली इग्नोरिंग एक्सटर्नल फैक्टर दैट आल्सो मे हैव इन्फ्लुएंस इन देयर बिहेवियर। कहते हैं कि हम लोग जब किसी को जज कर रहे होते हैं उसके इंटरनल बिहेवियर को देखते होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्सटर्नल बिहेवियर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है पर्सन के बिहेवियर के ऊपर। इम्प्रेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, सेल्फ में प्रेजेंटेशंस होती है, मतलब खुद को प्रेजेंट करना होता है। इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल अटेम्प्ट टू मैनेज और कंट्रोल द परसेप्शन, मतलब जिसमें लोग खुद को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मैनेज करें ताकि परसेप्शन अदर फॉर्म ऑफ दैम, तो वो जो कोई पर्सन आपको अज्यूम कर रहा है वो डिफरेंट अज्यूम कर सके जो आप एज सच हो। ये जैसे कि एक कैट है वो खुद को लाइन अज्यूम करती है, परसेप्शन है, तो हर एक की परसेप्शन अलग होती है। एम्प्लॉयमेंट इम्प्रेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें डिमोशंस प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज होती है, फाउंड होता है, अपोलोजाइज होता है, डिसोसिएशन होता है, मतलब इसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए। प्रमोशन इन्हांसिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, इंटरटेनमेंट होता है, इन्हांसमेंट होती है, ऑब्स्टेकल डिस्क्लोजर होता है, एसोसिएशंस होती है। इसके थ्रू क्या होती है, स्ट्रेटजी प्रमोशंस होती है। नेक्स्ट है परसेप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। परसेप्शन से ही आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी परसेप्शन बहुत अच्छी है तो आपका डिसीजन अच्छा होगा। टू इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फेजेस होते हैं जिसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना होता है, देन उसका अल्टरनेटिव डेवलपमेंट करना होता है, मतलब अल्टरनेटिव सूटेबल सोल्यूशन जो उसके ऊपर फिट आ जाए। नेक्स्ट मेथड ऑफ इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं कि मेथड जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन बेस्ड मेथड होता है, कंप्यूटर बेस्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, न्यूरल ग्रुप टेक्निक होती है, टेलपी मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशंस है द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग द सेट ऑफ प्रोसेसिंग द अरोज ट्रैक्ट एंड मेंटेन ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड अटेनिंग सम गोल्स, कहते हैं कि इस तरह का प्रोसेस जिसमें उनको ट्रैक मेंटेन किया जाता है, मतलब उनसे काम लेने के लिए उनके बिहेवियर को जो हमने गोल उनको टास्क परफॉर्म करवाना होता है उनसे उनको मोटिवेट मतलब मेंटेन किया जाता है ताकि वो उस काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके। मोटिवेशन थ्योरीज हमने पढ़ी थी ऑलरेडी, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ इंडिविजुअल मोटिवेशंस टू वर्क है, ये मॉडल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी मैनेजिंग एम्प्लॉइंग मोटिवेटिंग एम्प्लॉय बिहेवियर मॉडिफिकेशन और जॉब डिज़ाइन किया। मॉडिफिकेशन मीन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसा उनसे टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं उस तरह का सेट करना पड़ता है, उनको जॉब का डिज़ाइन करके देना पड़ता है। चैलेंजिंग ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, चेंजिंग वर्क फोर्स की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। यंगर जनरेशन एम्प्लॉय हैव डिफरेंस नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन टू बेबी बूमर्स के तौर पर, मतलब जो यंगर जनरेशन आ रही है उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं जो ऑलरेडी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। पीपल हैव मोर डिवर्स वैल्यूज रिजल्ट इन मोर वैरायटी इन वट मोटिवेट एम्प्लॉय, कहते हैं कि इतनी ज़्यादा डिवर्सिटी आ रही, चेंजिंग आ रही है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना बहुत ज़रूरी। कल्चर वैल्यूज़ होती हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ एडेड टू डिवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन डिवर्सिटी मतलब बहुत तेज़ी से चेंजिंग आ रही, कल्चर टू कल्चर चेंजिंग है तो बहुत सारी इफेक्ट कर रही होती है। स्पेशल इश्यूज इन मोटिवेशंस के अंदर क्या आ रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है, कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं, थिंकर होते हैं, उनको मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है। मोटिवेटिंग द डिवर्सिफाइड वर्कर्स जो होते हैं, मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करने वाले, उनके लिए एक अलग होता है।
इसके बाद मोटिवेटिंग लो स्किल सर्विस वर्कर जो होते हैं उनको मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उन्हें जस्ट एक्सपोनेंशियल स्कोर चाहिए होता है। मोटिवेटिंग पीपल डूइंग हाईली रिपीटेटिव टास्क, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक ही टास्क को रिपीटिवली कर रहे होते हैं, उनको मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है। तो इन सबको जो मोटिवेट करना होता है वो अलग तरीके से करना होता है, ताकि हम जो भी गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उसको अच्छे से अचीव कर सकें। इसके बाद है एप्लीकेशंस फॉर मैनेजर्स के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है। रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबसे पहले तो उसे अंडरस्टैंड करना होता है कि इंडिविजुअल्स की जो डिफरेंसेस है उसको पहचान सके। यूज़ गोल्स एंड फीडबैक, उनको उनकी गोल्स को जो भी गोल अचीव करना है उसको उनसे गोल अचीव करें, देन उनको फीडबैक दी एम्प्लॉयज़ को। अलाउ एम्प्लॉय टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम, कहते हैं कि अगर तो हम डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर वो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप लिंक रिपोर्ट परफॉर्मेंस, अगर वो अच्छी काम कर रहे हैं, उसको अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर रहे हैं, तो फिर उनको रिवॉर्ड भी देनी चाहिए ताकि और मोटिवेट हो और ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही प्रोग्रेस करती रहे। चेक द सिस्टम फॉर इक्विटी, और सिस्टम की इक्विटी को भी देखना चाहिए। जो ज़्यादा काम करे अच्छे से उसको प्रमोशन उसी हिसाब से देनी चाहिए, जो कम करते हैं उसको उसी हिसाब से देनी चाहिए। तो चेक एंड बैलेंस करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सर्च भी हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा था। इसके बाद हमारा ये एज सच जो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल, तो हमने इन तीन चीज़ों के गिर्द ही हमारा सब्जेक्ट घूम रहा है। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।